नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें इटावा से। कार्यकर्ता सम्मेलन में एक साथ अखिलेश यादव ने पैर छूकर शिवपाल यादव का आशीर्वाद लिया। रामगोपाल यादव भी सम्मेलन में मौजूद रहे। जसवंत नगर क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। मैनपुरी का विकास नेताजी ने किया है, ये शिवपाल यादव ने कहा है। तो मैनपुरी में उपचुनाव है और ऐसे में अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मंच पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ दिखाई देते हैं, एक बार फिर से दिखाई दिए साथ में। मैनपुरी का विकास नेताजी ने किया है। तो कार्यकर्ता सम्मेलन आज रखा गया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिवपाल और अखिलेश एक साथ नजर आए। अखिलेश यादव ने पैर छूकर शिवपाल यादव का आशीर्वाद लिया और अब दोनों ही एक साथ आ गए हैं। तो कितनी शक्ति समाजवादी पार्टी को मिलने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ मैनपुरी की जनता के मन में क्या है, ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी तस्वीर। तो पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है कि समाजवादी पार्टी को जिताया जाए। और इसी के साथ साथ नेताजी के बाद चूंकि ये पहला चुनाव है, तो ऐसे में ये नाक का सवाल भी है कि समाजवादी पार्टी को इस सीट पर बरकरार रखना है। जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसी पर कायम रहना है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर परचम लहराना, उसको लेकर के पुरजोर कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है। हर एक कार्यकर्ता को कहा जा रहा है कि अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ काम किया जाए, जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा जाए। और इसी के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में एक साथ अखिलेश और शिवपाल यहाँ पर दिखाई दिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। नेताजी नहीं है, इसलिए ये चुनाव और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे मैनपुरी लोकसभा हो, चाहे इटावा लोकसभा हो, और चाहे जसवंत नगर क्षेत्र, इसलिए ये चुनाव और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे मैनपुरी लोकसभा हो, चाहे इटावा लोकसभा हो, और चाहे जसवंत नगर क्षेत्र, यहाँ से सरकार ने यहाँ से जगह जगह में चाहे गली हो, चाहे गांव हो, यहाँ का विकास नेताजी ने किया है। तो इसलिए मैं अखिलेश से भी कहना चाहता हूँ, मेरा समर्पण और मेरी क्षमता, मैंने यूं ही नहीं नेताजी के साथ, मैं बहुत छोटे से नेताजी से जुड़ा हूँ, 9-10 साल का जब से था, और यूं ही नहीं मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैंने समर्पण और मैंने क्षमता ऐसे नहीं समर्पण किया, पहचानिए। और मैं आज यहाँ पर आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। लखनऊ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले 150 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। यूपी को 1.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। लखनऊ समेत 5 शहरों में फार्मा पार्क बनेंगे। जल्द पोर्टल शुरू करे जाएंगे और पोर्टल के जरिए ही पूरी निवेश की सारी प्रक्रिया होगी। 22 नवंबर को लाइव हो जाएंगे दोनों पोर्टल और अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए तमाम जो तैयारियां की जानी चाहिए वो की जा रही हैं। पोर्टल के जरिए ही पूरी निवेश की सारी प्रक्रिया होगी, इसलिए तमाम टेस्टिंग और सारी चीज़ें अभी की जा रही हैं। 22 नवंबर को लाइव हो जाएंगे दोनों पोर्टल और फिर उसके बाद एक टेस्टिंग होगी। अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है
और उसी को देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जिस पोर्टल का जिक्र हम कर रहे हैं, उस पोर्टल से बहुत आसानी होगी और उस पोर्टल में सारी प्रक्रिया इसी पोर्टल के जरिए होगी। यूपी को 1.25 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। लखनऊ समेत 5 शहरों में फार्मा पार्क बनेंगे और इसी के साथ साथ आपको बताते चले जल्द 2 पोर्टल शुरू करेगी यूपी सरकार। तो पोर्टल के जरिए ही निवेश की सारी प्रक्रिया पूरी होगी। हमारे साथ एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बन चुके हैं। एसके वाजपेयी, क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको देखते हुए तमाम जो तैयारियां की जानी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर अन्य किसी प्रकार की तैयारी हो, वो की जा रही है। इस पोर्टल का जिक्र लगातार किया जा रहा है क्योंकि इसी पोर्टल के जरिए तमाम प्रक्रिया होगी। आपके पास क्या अपडेट है इस पोर्टल को लेकर के? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कर्टेन रिजर्व होना है उसमें शामिल होंगे। हालांकि इस दौरान वो 2 पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। ये पोर्टल दोनों चालू हो चुके हैं और कल मुख्यमंत्री की लॉन्चिंग के बाद ये दोनों पोर्टल लाइव कर दिए जाएंगे। एक लोगो भी लॉन्च करेंगे जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर होगा। अगर हम इन पोर्टल्स की बात करें तो इन पोर्टल्स पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार निवेश की संभावनाओं को लेकर काम कर रही है, कौन कौन से ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रुचि दिखाई है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति क्या है, अब तक के निवेश की स्थिति क्या है, कितने ऐसी यूनिट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना निवेश कर चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कौन कौन सी सहूलियतें दी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार किन किन जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर सब्सिडी दे रही है, जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने की नियम और शर्तें हैं वो क्या हैं। ये बहुत सारी चीजें इन दोनों पोर्टल्स के जरिए जो निवेशक हैं उनको बताई जाएंगी। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस जो विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, उससे पहले ये पोर्टल लॉन्च करने के पीछे वजह यही है ताकि जो निवेशक विदेश में हैं उनको ये जानकारी रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो कोशिश हो रही है उसमें निवेश की क्या क्या संभावनाएं हैं, किन किन क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के जो जनशक्ति है वो कितनी उपलब्धता है, वहां पर खर्चे कितने हैं, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। ये बहुत सारी चीजों की जानकारी विदेश में बैठे निवेशकों को हो सके, यही एक वजह है इन पोर्टल्स के जरिए लोगों को जानकारी देने की, जिसकी लॉन्चिंग कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में करने वाले हैं। हालांकि उसके बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक के उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग्स हो चुकी हैं, मतलब जिसमें राजनयिक, राजदूत या फिर वो प्रतिनिधि जो दूसरे देशों के भारत में रहते हैं वो भी शामिल हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात में क्या बातचीत हुई है और अब तक उत्तर प्रदेश को लेकर क्या उनका रुख है, इन बहुत सारी चीजों की जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद भी अमेरिका और ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं, तो उसको लेकर अब तक की उत्तर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं, निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रही है उसमें अब तक की स्थिति क्या है, मतलब निवेश कितना आया है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी कल देने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दिन है जब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही हो कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े, उद्यम बढ़े, रोजगार के साधन बढ़ाए जाए, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाए और खासतौर पर 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा जाए। तो उस पर अब तक क्या हुआ है, क्या स्थिति है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जानकारी भी देंगे। जी ठीक है, इसके वाजपेयी आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और उसी को लेकर के तमाम जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर भी है। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, बढ़ सकता है मदरसों की जांच का दायरा, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय की जांच हो सकती है। आय की जांच पर सरकार जल्द विचार कर सकती है। नेपाल की सीमावर्ती जिलों में मदरसों की बढ़ोतरी को लेकर के चिंता बढ़ रही है। बॉर्डर क्षेत्र में हैं 1,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। ज्यादातर मदरसों ने आय का स्रोत ज़कात और चंदा बताया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नेपाल के सीमावर्ती जिलों में मदरसों की बढ़ोतरी को लेकर के चिंता बढ़ रही है। बॉर्डर क्षेत्र में हैं 1,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे।
एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। एसके वाजपेयी 8000 से ज्यादा पहले मदरसे मिले थे जो कि गैर मान्यता प्राप्त थे, और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख था ये अभी तक स्पष्ट तौर पर साफ नहीं आया। ये कहा जा रहा था कि इन्हें भी मान्यता दी जाएगी। तो अभी ये जो सीमावर्ती इलाकों में मदरसे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी सबसे बड़ी वजह और इनके लिए क्या कोई एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में मदरसों को लेकर सर्वे कराया गया, जिसमें 8700 से ज्यादा मदरसे निकलकर सामने आए थे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से गैर अनुदानित हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, जो वहां पर बच्चों की पढ़ाई की चीजें हैं उनको एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और दूसरे मदरसे जो उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदानित हैं उनकी तर्ज पर उनको भी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ी वजह यही है कि जो बड़े पैमाने पर मदरसे चल रहे हैं जिनकी कहीं से कोई मान्यता नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर बच्चे उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन खास तौर पर वो मदरसे जो कि सीमावर्ती इलाकों से आते हैं, मतलब सीधे तौर पर भारत की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश के कई जिले भी नेपाल के आसपास हैं, जिसमें चाहे वो महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, ऐसे जिले हैं जो कहीं न कहीं इन सीमावर्ती इलाकों से आते हैं। 1500 से ज्यादा संख्या वहां पर इन मदरसों की है जो कि गैर अनुदानित है, गैर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बच्चे उन मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो सीधा सवाल यही है, आखिर जब ये बच्चे यहां से पढ़कर निकलेंगे तो अपनी डिग्री का प्रयोग वो कहां पर करेंगे, जबकि उनकी कहीं से कोई मान्यता है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार उनकी जांच के दायरे को बढ़ा सकती है। खास तौर पर चिंता का विषय यही है कि इन इलाकों में इतनी बड़ी संख्या में मदरसे कैसे बने और इनकी जो मेन आय का स्रोत है, मतलब इनको फंडिंग कहां से हो रही है। हालांकि जो मदरसों का अभी तक का सर्वे हुआ है उसमें जो आय का स्रोत बताया गया है वो बताया गया है कि जकात है या फिर विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला चंदा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसकी भी जांच करा सकती है, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंथन कर रहा है, जिसमें कोशिश की जाएगी खास तौर पर जो सीमावर्ती इलाकों से मदरसे आते हैं जिनकी संख्या करीब 1500 के करीब में है, जो नेपाल में है, उनको ये दिखा जाए कि जो भी उनकी फंडिंग हो रही है, उनको जो पैसे मिल रहे हैं आखिर कहां से और किन वजहों दिए जा रहे, कौन लोग ऐसे हैं जो इनकी फंडिंग कर रहे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो उनके आय के स्रोत को जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उनकी जो सर्वे है वो और आगे बढ़ा सकती है या उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकती है, जिसको लेकर लगातार मंथन जारी है। ठीक है, इसके वाजपेयी शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी ने शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अमन गिरी को शपथ दिलाई है और टंडन हॉल में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई है। लखीमपुर खीरी की गोला सीट से उपचुनाव जीते हैं अमन गिरी और नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी ने शपथ ली है। तस्वीरें आई हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अमन गिरी को शपथ दिलाई है। टंडन हॉल में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई है। तो लखीमपुर खीरी की गोला सीट से उपचुनाव जीते हैं अमन गिरी, जिन्हें सदस्यता दिलाई है और शपथ दिलाई है। नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी ने शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अमन गिरी को शपथ दिलाई। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक प्रक्रिया जिसमें नवनिर्वाचित विधायक को पहले शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद वो तमाम प्रक्रियाओं में शामिल हो सकता है। अब बरेली से अगली खबर आपको बता दें, बिहार मान नगला की सीलिंग की जमीन बेचने का मामला है। मामले में घिरते जा रहे हैं राजस्व और बीडीए के कर्मचारी। भूमाफिया ने राजस्व और बीडीए की मिलीभगत से करोड़ों रुपयों की जमीन बेची है। जांच टीम तत्कालीन लेखपाल और बीडीए कर्मियों की सूची तैयार कर रही है। पूरी रिपोर्ट तैयार कर डीएम शिवाकांत द्विवेदी को भेजी जाएगी। मामले में तत्कालीन राजस्व और बीडीए कर्मियों पर शिकंजा कसना भी तय है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जांच टीम तत्कालीन लेखपाल और बीडीए कर्मियों की सूचना कर। अयाज खान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अयाज, क्या है पूरी खबर, एक बार डिटेल में बताएं। ये बताना चाहेंगे, ये बरेली का अलायंस बिल्डर का मामला है। यहाँ पे जैसे ही पुलिस प्रशासन ने 17 लोगों के खिलाफ डीएम ने भूमाफिया का जब केस दर्ज किया यहाँ पे, तो इसको लेकर बरेली जिले में हड़कंप मच गया। जितने भूमाफिया थे और ये कॉलोनाइजर थे, बिल्डर थे, उनको लेकर अफरा तफरी मच गई। तो उसको लेकर के बात की जाए तो राजस्व विभाग
और बीडीए का विभाग, ये दोनों विभाग तत्कालीन उस टाइम में जितने भी तैनात थे वो उन तक गिरेबान तक हाथ पहुंचने की, इसमें जांच जैसी चल रही है, हाथ पहुंचने की संभावना है। कई बड़े अधिकारी भी इसमें आ सकते हैं। ये बड़ा भ्रष्टाचार है। सीलिंग की जमीन थी, इसमें इन अधिकारियों की और तत्कालीन अधिकारियों की मिली भगत से वो सीलिंग की जमीन बेच दी गई, भूमाफिया को बेच दी गई। उन्होंने बेच के करोड़ों रुपए कमाए, जिसको सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान का चपेटा लगाया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। इसको लेकर के यहाँ से लेकर लखनऊ तक इसकी गूंज सुनाई देती है। लखनऊ तक के अधिकारियों की मिली भगत होने की इस मामले में सुनवाई चल रही है और जांच में उनके नाम भी आने की आशंका है। लखनऊ में कुछ ऐसे बड़े अधिकारी बैठे हैं जो इन भूमाफियाओं से सीधे कांटेक्ट में थे और उन्हीं की वजह से ये सब जितनी भी सीलिंग की जमीन थी उन्होंने कब्जा की और कॉलोनी बना के उसे बेचा। और जिन लोगों ने खरीदी अब वो परेशान हैं। उन लोगों का ये कहना है कि अब ये जब बिक जाएगी, हमारे घर हैं जो हमने खरीदी है जमीन, उसका हमने अपनी पूंजी उसमें लगा दी, अब वहाँ उसको कैसे हम सही कर पाएंगे, कैसे सरवाइव हो पाएंगे आगे के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन लगातार जांच में जुटी है। बरेली कप्तान की बात करें तो कप्तान ने 6 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कोई भी मिलने को तैयार नहीं है। ना अभी तक पुलिस के गिरफ्त में लुकआउट नोटिस के बाद कोई भी अभी गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि 3 को इनको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। लखनऊ तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है और बड़े अधिकारियों की फंसने की संभावना है। ठीक है अयाज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम में ट्रांसफर पोस्टिंग का ये पूरा मामला खबर चलने के बाद प्रशासनिक अमला जागा। सालों से जमे अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सालों से जमे अधिकारियों की सूची का संज्ञान लिया गया है। मुख्यालय में जुगाड़ लगाकर सालों से अधिकारी जमे हुए हैं और प्रशासन ने सभी नामों का संज्ञान लिया है। ट्रांसफर होने के बाद भी कोई रवानगी नहीं हो रही थी। मलाईदार कुर्सी को बचाने के लिए जुगाड़ लगाकर एक ही जगह पर जमे हुए थे। खबर चलने के बाद सालों से जमे अधिकारियों को अब नींद नहीं आ रही है। 22 साल से प्रवीण वर्मा, 15 साल से आशीष वाजपेयी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बिन्नो रिडरी 27 साल से जमे हुए हैं। अभियंता अधिकारी किशोरी लाल 20 साल से मलाईदार पोस्ट पर जमे हुए हैं। नगर निगम में कई अधिकारी ट्रांसफर के बावजूद भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार किसकी शह पर ये ट्रांसफर पॉलिसी में खेल चल रहा है। जब ट्रांसफर हो चुका है तब भी अधिकारी क्यों जमे हुए हैं और कैसे उन्हें मान्यता प्राप्त है ट्रांसफर होने के बाद भी उस सीट पर बैठने की। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया भी, बहुत बारीकी से विश्लेषण भी किया और इस खबर का असर भी हुआ है। और अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, रिवर फ्रंट पर 20 खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी किए गए हैं। 30 मीटर ऊंचे खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी किए गए हैं। हाई मास्क लाइट चोरी होने से अधिकारी हैरान हैं। गोमती नदी के दोनों किनारों पर लाइटें लगी थी। खंभे में बने बॉक्स का ताला खोलकर लाइट चोरी की गई। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ने जानकारी दी है। 150 जगह से 4-6 फीट लंबी ग्रिल काट करके चोर ले गए। सिंचाई विभाग चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट भी तलब की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खंभे में बने बॉक्स का ताला खोलकर लाइट चोरी की गई है और इससे अधिकारी हैरान भी हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे लाइट चोरी हो सकती है। तो सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर को इसकी जानकारी दी गई है। मथुरा से अगली खबर आपको बताएं, पिता ही निकला 21 साल की आयुषी का हत्यारा। लाल रंग की ट्रॉली बैग में मिला था आयुषी का शव और इसी के साथ साथ बार बार पूछा जा रहा था सवाल कि कौन है ये लड़की और किसने इसे मारा है। तो अब गुत्थी सुलझा ली गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यमुना एक्सप्रेसवे सर्विस रोड का पूरा मामला है। पुलिस के मुताबिक ऑनर किलिंग का पूरा मामला है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लाल रंग के सूटकेस में युवती की लाश मिलने से बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पूरा मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के बदरपुर थाने के मोलड़बंद की निवासी आयुषी को उसके ही पिता ने गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर लिया है।
हमारे साथ महेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं लाइव। महेश सिंह, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है कि एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और फिर इस तरह से लाश को ठिकाने पर लगाया कि सभी हैरान थे कि आखिरकार कौन है ये लड़की। अब पुलिस ने फाइनली पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। अब आगे क्या कुछ हो रहा है? 18 तारीख को ये सुबह कब मिला था, तब से ही पुलिस इसकी शिनाख्त में जुट गई थी और अब लगातार इसकी जांच पुलिस ने काफी मेहनत 20,000 मोबाइल टेस्ट किए गए। इसके साथ साथ में 210 जो कि गाड़ियों को टेस्ट किया गया। उसके बाद में पुलिस को पता चला कि ये बदरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस तुरंत उनके घर भी पहुंचती है, लेकिन आसपास पता चलता है कि वहां पर जब पहुंचते लोग कहते हैं लड़की इनके घर की है, लेकिन जब उनके घर पे माँ मिलती है तो माँ अपनी लड़की को पहचाने से इनकार कर देती है और उसका पिता मौके पे आता भी, लेकिन पिता को भी दिखाया तो वो भी इनकार करते हैं, वो मानते नहीं। और दूसरी बात ये थी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इनकी लड़की जब गायब हुई थी तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी। ठीक है, तो उसी समय ठीक है। तमाम इस जानकारी के लिए महेश